अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज यूट्यूब और स्पॉटिफाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और आज हम जुड़े हैं वास्तु एक्सपर्ट विशाल शर्मा जी के साथ। विशाल जी, आपका अभिनंदन। नमस्कार अनुराधा जी। तो विशाल जी, आज वास्तु में आप हमें किसके बारे में बताएंगे? आज अनुराधा जी हम बात करेंगे कि वास्तु में कई प्रकार के घर होते हैं, तो घर को ही देख के आप कैसे पता लगाएं कि ये घर क्या फीलिंग आ रही है या ये घर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम उसको थोड़ा एस्ट्रो वास्तु से कनेक्ट करके देखेंगे कि वास्तु के जो फीचर्स हैं घर के अंदर वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है वास्तु के अंदर, तो वो एक देखेंगे कि किस तरीके का घर कैसे दिखता है। जी विशाल जी, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक और क्वेश्चन कि आजकल मल्टीप्लेक्सेस या सोसाइटीज का बहुत बोलबाला है, लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि छोटी फैमिलीज होती है तो उनको तो ऐसी स्थिति में भी क्या ये चीजें एप्लीकेबल है? हाँ, वो तो घर का मतलब जहाँ पे चार दीवारी आपकी हो गई, बेसिकली जहाँ पे अग्नि का स्रोत आ गया और चार दीवारी आ गई, वो अपने आप में एक एंटिटी बन जाती है, जिसको कि आप एक घर बोल लीजिए या एक एंटिटी बोल लीजिए, जिसको कि जिसमें कि 45 देवताओं का वास हो जाता है। तो जहाँ पे जैसे कि समझ लीजिए कि 2 फ्लोर हैं फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट में, लेकिन अगर वो कनेक्टेड हैं, जैसे टाउन हाउस होते हैं या हाँ। पेंट हाउसेज होते हैं, 2 फ्लोर के होते हैं, लेकिन अगर वो 2 फ्लोर हैं लेकिन अग्नि सिर्फ समझ लीजिए कि ऊपर वाले फ्लोर में है, नीचे वाले फ्लोर में, तो वो दोनों को मिला के घर एक ही एक माना है। जाएगा। हाँ। जहाँ पे अग्नि होती है उसको फ्लोर को बेसिकली कहते हैं कि ये मेरा घर है, तो उसके तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी अग्नि का स्रोत आ गया तो वो अपने आप में इंडिविजुअल जो है एक एंटिटी बन जाती है। और वहाँ पे और चूंकि वो चारों तरफ से कवर्ड है, उसमें छत पड़ी हुई है, पिलर पड़े हुए हैं, तो उसमें फिर 45 जो देवता उनका वास माना जाता है। जी। तो घर चाहे अपार्टमेंट में हो चाहे बाहर हो, घर तो घर ही है, जी। एक एंटिटी बन जाती है इस तरीके से। ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस विशाल जी के साथ। विशाल जी, यहाँ आपने ये रेमेडिएशन का क्यों लिखा है, या क्या हमारा इससे मतलब? देखिए आजकल क्या है कि थोड़ा सा आजकल एक एक वो फैड सा बन गया है, एक प्रचलन सा बन गया है कि वास्तु तो पहले से ही था, लेकिन आजकल लोग बोलने लगे भाई एस्ट्रो वास्तु भी कुछ होता है, तो मुझे एस्ट्रो वास्तु भी सीखना है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि भाई एस्ट्रो वास्तु कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से ही है। इट्स जस्ट दैट कि लोगों में अवेयरनेस पहले नहीं थी, अब थोड़ी सी कुछ लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करी है, तो लोगों को लगता है कि एस्ट्रो वास्तु भी होता है। तो मैंने सिर्फ एक ये स्लाइड रखी है, हो सकता है हम आगे वाले सीरीज में जब हम और इंटरव्यूज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप वास्तु को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक तो प्योर जो पांच हमारे जो पंचभूत जिनको हम हिंदी में कहते हैं, 5 एलिमेंट्स, प्योर उसकी नॉलेज समझ लीजिए। एस्ट्रोलॉजी को अलग रख दीजिए, सिर्फ 5 एलिमेंट्स को समझ लीजिए और 5 एलिमेंट्स की एनर्जी कैसे बैलेंस होती है, आप उसी से ही वास्तु कर लीजिए। जो ट्रेडिशनल वास्तु है वही होता था, उसमें एस्ट्रोलॉजी शायद इतनी यूज नहीं करते थे। पर जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को हमेशा मिक्स करके ही चलते हैं, क्योंकि वास्तु का अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी से ही लिंकेज है असली में। तो क्योंकि हम्म। कुंडली से ही ड्राइव होता है आपका वास्तु। तो जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप 5 एलिमेंट आपको अगर पता है तो आप वास्तु, आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 एलिमेंट्स में अच्छे, आपकी एक्सपर्टीज है, आपको 45 पकड़ है। देवताओं के बारे में नॉलेज है, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप पता लगा सकते हो कि ये एलिमेंट खराब है तो मुझे ये एलिमेंट कैसे ट्रीट करना है। जी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वहां पे फंस रहे हो तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी को ले आओ बीच में, और फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप उसको जो है फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारे फ्लेवर हैं, ट्रेडिशनल है, वैदिक फ्लेवर है, फिर आजकल केपी भी काफी पॉपुलर है और लाल किताब भी पॉपुलर है। हर हर चीज में सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर ये नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। आप 5 एलिमेंट्स की नॉलेज सीख लीजिए, 45 देवताओं के बारे में जान लीजिए, डायरेक्शंस के बारे में जान लीजिए, ग्रिड के बारे में जान लीजिए, तो आप वास्तु कर सकते हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक अनदर, एक और अच्छा व्यू है जिससे आपको उसके ऊपर लगा के आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हो और फाइन ट्यून कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। तो रेक्टिफिकेशन में आप केपी का भी और वर्षफल, ये सारी चीजें वैदिक भी यूज देखो कर? इसमें हाँ, केपी में और लाल किताब के अंदर, इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप अपना D1 किया, D4 किया, D10 किया, या आप जो भी रेलेवेंट चार्ट आप लगा सकते हो। केपी में आप, केपी भी जो केपी का चार्ट है जो कि सिमिलर जो है भाव चलित की तरह ही होता है, जो आप भाव चलित कुंडली जो होती है वैसे ही केपी होती है ना, तो उसमें आप प्रश्न लगा सकते हो।
और लाल किताब में भी आप प्रश्न लगा सकते हो। प्रश्न का एक अच्छी बात यह है कि जैसे कई बार किसी का एनालिसिस करने जाते हैं, तो आप एक्चुअली क्या करते हो कि जब आप घर में घुसने लगते हो किसी क्लाइंट के या किसी के, आप उससे पहले ही प्रश्न कर लो कि मैं इस घर में घुसने जा रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि इनके घर में क्या दिक्कत होगी। तो उस समय का जो प्रश्न कुंडली होगी वो आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ इस एरिया में प्रॉब्लम है। तो यानी घर में घुसने से पहले अगर आपने प्रश्न किया तो वो प्रश्न हमेशा सटीक बैठता है। अगर आपकी 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 इंटेंशन अच्छी है तो वो आपको प्रश्न सही सटीक देगा, जवाब देगा कि इनके घर में यहाँ प्रॉब्लम है। तो यानी उनके बोलने से पहले ही, क्लाइंट के बोलने से पहले ही आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रश्न ये बता देता है बहुत सुंदर। घर में घुसने से पहले से ही। ये तो मतलब उसी समय, तो आप उससे पहले मतलब दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ रेक्टिफाइंग। भाई आप घर में घुस रहे हो। आप जैसे मेरे आपने अनुराग जी, आपने मुझे बुलाया कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, आप आ जाइए। तो मैं जब घर में घुसूंगा तो उससे 2 मिनट पहले ही वहीं पे क्वेश्चन करूंगा, घर में घुसने से पहले ही, कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे इस घर के बारे में क्या प्रॉब्लम है, या जो भी आप मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उसका मुझे उस टाइम का प्रश्न चार्ट बना दो बस। तो मैं कुंडली जब ड्रॉ करूंगा तो वो जो मुझे खास तौर से जो छठा आठवां बारहवां घर है वो जरूर देखना पड़ता है उसमें प्रश्न कुंडली राइट। के अंदर। तो वो मुझे बहुत बताएगा कि आप यहाँ पे। बहुत तो वो सुंदर। एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप बिना उनके, भाई आप बना के रख लो, फिर उनकी बात सुन लो क्लाइंट की, और बाद में मैप करके देख लो कि प्रश्न के साथ मैप हो रही है कि नहीं हो रही। आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सुंदर। तो अब हम चलते हैं घरों के बारे में बात करते हम्म, ठीक है। तो आज मैंने इसलिए बात करी कि भाई घर तो कई 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 प्रकार के होते हैं और अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं घरों के अंदर। हाँ, तो अलग अलग मटेरियल यूज करने से ही घर का जो जो वास्तु है उसके अंदर जो एनर्जी, जो प्रोमिनेंट एनर्जी होती है वो डिफर कर जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे हमारे यहाँ 9 प्लैनेट हैं, यानी 7 प्लैनेट प्लस 2 जो हमारे हैं। उपग्रह हाँ हैं, हाँ। ओके, वो 9 है। तो हर चीज का एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि आप जो राहु का घर कैसा होना चाहिए, या जुपिटर का घर कैसा होना चाहिए, शनि का घर कैसा होना चाहिए, तो आप उस घर में जो प्रेडोमिनेंट एनर्जी है वो आपको पता चल जाती है। तो अगर आप किसी के घर में कंसल्टेशन करने जा रहे हो तो आपको घर को देख के ही, एनालिसिस ऐसे देख के ही पता चल जाएगा कि ये घर में एनर्जी सबसे ज्यादा किस चीज की है। हम्म। आपको अपना भी पता चलेगा। तो ये दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट कि ये घर में एनर्जी किस चीज की ज्यादा है। तो उसके लिए मैंने दो तीन स्लाइड्स बनाई हैं। तो आज पहले जैसे अब आप किसी के घर गए तो आपको पता चले कि ये घर किस चीज का है। तो मैंने बोला कि भाई ये जुपिटर का घर है, तो जुपिटर का घर कैसे पता चलेगा, बृहस्पति का घर कैसे पता चलेगा। तो बृहस्पति के घर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि वो उसमें जो है ना सबसे ज्यादा एक तो वो लकड़ी का बना होता है। जो घर लकड़ी के फ्रेम पे बना होगा उसमें जुपिटर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसमें खिड़कियां, अगर जितनी ज्यादा खिड़कियां होंगी वो जुपिटर की एनर्जी को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें एयर एयर आती है बहुत ज्यादा, हर जगह से हवा आएगी। तो जुपिटर की एनर्जी जो है वो एक्सपैंड करती है, जैसे एयर एक्सपैंड करती है ऐसे जुपिटर की एनर्जी एक्सपैंड करती है। तो जो भी आपको लकड़ी के फ्रेम का, जैसे हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और मे भी यूएस में, यूके में, यहाँ पे जो है ना फ्रेम जो है वो लकड़ी के होते हैं। घर जो बनता है लकड़ी के फ्रेम पे बनता है। तो इनमें जुपिटरियन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी रहती है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आपने जाके देखा भाई, गाँव में पुराने जमाने में पत्थर के भी होते थे, और जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ असम की तरफ तो बैम्बू के ट्री हैं या हाँ। लक्कड़ के ट्री हैं, है ना। तो वो बनाते, जो लकड़ी का ट्री है, जो सॉरी लकड़ी का जो घर है लकड़ी के फ्रेम पे, उसमें जुपिटरियन एनर्जी होती है। तो ये एक वन वे ऑफ सीइंग कि इसमें जुपिटर की एनर्जी है। दूसरा फिर कैसे होता है कि जुपिटर के घर से आपको ये पता चलेगा कि उस घर में फर्नीचर, अगर समझो ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर लकड़ी का है, तो आपको लगेगा कि इसमें घर में जो है जुपिटर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर आ गया। या आपने आपने देखा कि उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो, उनका प्रोफेशन जो है वो टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रीचर्स हैं, या कहीं गुरुकुल में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो जुपिटर से रिलेटेड जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो उस घर में आपको ज्यादा दिखेंगे। तो जब वो हम्म। ज्यादा दिखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि इस घर में जो है जुपिटर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आपको एक पता चलता है कि यहाँ पे अगर जुपिटर की एनर्जी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे घर में 2 3 लोग रह रहे हैं, तो उनकी कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये भाई ये घर इनको सूट करता है या नहीं करता। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आपको आइडेंटिफाई करने का कि ये घर कैसा है, इसमें किस तरीके की एनर्जी है, राइट। तो अगर जुपिटर में और देखें कि जुपिटर की और क्या सिग्निफिकेशन है, तो जब आप जाओगे तो जिनका जुपिटर का घर होता है, और अगर जुपिटर की एनर्जी इम्बैलेंस होगी तो ऐसे घर में लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तो जब लोग बोलेंगे कि भाई मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है जुपिटर की जो है कुछ तो कुछ जो एनर्जी है या तो इम्बैलेंस है या ज्यादा है। ठीक है।
फिर जुपिटर के घर में क्योंकि वो गुरु रहता है, तो आपको वहां पे बुद्धा की फोटोज बहुत मिलेंगी उस घर के अंदर, साईं बाबा की फोटो बहुत मिलेंगी ऐसे घर के अंदर। तो आपने देखा कई लोग काफी सारी साईं बाबा की फोटो लगा लेते हैं, तो वो गुरु का प्रतीक है, तो वो गुरु की आपको फोटोज दिखेंगी। फिर जो गुरु में फ्रूट ट्रीज होते हैं, मीठापन जो रहता है, तो जहाँ पे गुरु का घर होगा उसके आसपास जो होगा वहां पे आपको फल जो होते हैं, फल यानी फ्रूट जो भी होंगे वैसे ट्रीज आपको सराउंडिंग्स में मिलेंगे। ठीक है। ओके। और एक चीज और होती है कि अगर आप इसको अब अगर हम एस्ट्रो वास्तु या ट्रेडिशनल वास्तु से लिंक करें कि भाई मेरा जुपिटर का घर है, तो मैं कुंडली से देख के बताना चाहता हूँ कि भाई मैं घर नहीं गया लेकिन मैं आपकी कुंडली से देख के बताना चाहता हूँ कि ये घर जो इस घर में आप रह रहे हो उसमें जुपिटर की एनर्जी है कैसी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले D4 में जाके देखूंगा कि आपका चौथा घर जो है, जो सुख है D4 के अंदर, वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। तो अगर वहां जुपिटर बैठा होगा तो मैं ये देख के ही बता सकता हूँ, कुंडली देख के ही बता सकता हूँ कि आपके घर में या तो लकड़ का फ्रेम का घर है, बुद्धा लगे हुए हैं, साईं बाबा की फोटो है, या आपके घर में फर्नीचर जो है वो लकड़ी का है। चौथे घर में जुपिटर बैठा होगा D4 में, आप स्ट्रेट शॉट कह सकते हो आपके घर में मैक्सिमम फर्नीचर लकड़ी का लगा हुआ है, ओके। या आपके सराउंडिंग में फ्रूट ट्री है। ठीक है। सिमिलरली वही आप D10 में ले जाओ, 4th हाउस में। तो वो ऑफिस के ठीक है। बारे में बता देंगे। हाँ। तो वो ऑफिस का एनवायरनमेंट बता देगा आपको कि अगर ऑफिस के D10 4th में जुपिटर बैठा हुआ है तो आप देख के बता सकते हो कि अच्छा जुपिटर बैठा है तो आप ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे जो वुडन फर्नीचर है वो वहाँ पे लकड़ का है, लोहे का नहीं है, स्टील का नहीं है, जुपिटर के बैठते ही। अब अगर आप उसको किसी और प्लेनेट से, जैसे आपके हम सैटर्न की बात करेंगे, जब सैटर्न में जाएंगे तो D10 में अगर सैटर्न बैठा होगा तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्टील का या मेटालिक फर्नीचर है, हम्म। ऐसे। तो वो आप D4 में भी ऐसी होगा। ठीक है। तो आप अगर सैटर्न पे जैसे जा रहे हैं तो सैटर्न की पहचान क्या होती है कि जो घर पत्थर के बने होते हैं, तो अगर आप पहाड़ों में जाओगे ना तो ब्रिक तो आप बनने लगी है, मिट्टी से ब्रिक बनती हैं, कोई मिट्टी निकाली, ब्रिक बनाई और उसको फिर जो है फर्नेस में करके तपा के जो लाल रंग की बनी, तो वो तो मंगल बन जाती है। लेकिन जो पत्थर जो होता है, पहाड़ का जो पत्थर काट के जो बनाते हैं पहाड़ों में जो मकान, वो जो हम्म। मकान होता है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अब हम्म। सैटर्न अगर आप ऐसे देखोगे तो वो सर्विस के लिए होता है, हार्ड वर्क के लिए होता है, डिसिप्लिन के लिए होता है। तो अगर आपको सर्विस में करना है, हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन करना है, तो आप देखो कि जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत टफ रहती है, डेली सुबह शाम बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, लेकिन रिटर्न फिर भी कुछ नहीं मिलता है ना, उनको बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो एक सैटर्न का रिप्रेजेंटेशन है। तो पहाड़ों में जो आपको मकान मिलेंगे, आप कभी हिमाचल में जाइए या श्रीनगर की तरफ जाइए या इधर कुल्लू मनाली की तरफ जाएंगे, तो जो पुराने मकान है वो सारे पत्थरों के हैं, हम्म। क्योंकि वहां पर पत्थर ही अवेलेबल होता था, ब्रिक तो बनती नहीं थी। ब्रिक तो हम्म। बाद में मिट्टी डाल के उसको ढाल के फिर जला के फिर वो करते थे। तो वो सैटर्न का रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सैटर्न की एक ये पहचान है कि ये सैटर्न का घर है, तो इसमें सैटर्न की एनर्जी, शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या होगा कि आपको ऐसे घर मिलेंगे कि जो उनकी जो बाउंड्री वॉल होंगी ना वो टूटी हम्म। होंगी। जो बाउंड्री वॉल होती है, एक तो घर हो गया, घर के आगे जो बाउंड्री वॉल वो टूटी मिलेंगी। वहां पे आपको अंधेरा मिलेगा, रात के टाइम आपको घुसने में डर लगेगा। शनि के घर की खास पहचान है कि आप किसी के घर में जाने लगोगे ना और आपको थोड़ा सा डर लगे, अंधेरा सा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि ये शनि का घर है, उसमें एनर्जी शनि की बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है। और उसमें जो जो पेड़ लगे होते हैं, जो आसपास पेड़ होंगे वो फ्रूटलेस ट्री होंगे, बैरन ट्री होंगे, जैसे कीकर का जो पेड़ होता है, जैसे राजस्थान में कीकर होता है, राजस्थान की तरफ हम्म। ज्यादा कीकर होता है या पंजाब की तरफ कीकर होता है। तो अगर आपने कीकर अपने आउटर सर्कल में या बाउंड्री में एनवायरनमेंट में लगा रखा है तो आपने अपने घर में शनि का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो वो शनि की एनर्जी को दिखाता है। दूसरा, अगर आपने समझो कि भैंसा या बकरी, ये सब भी अगर आपने रखे हुए हैं तो ये शनि की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर आपने, जैसे आजकल ट्रेडिशन है कि जो नए नए डुप्लेक्स एनवायरनमेंट बन रहे हैं उसमें एक डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी घर बनने लग गया, कमरा बनने लग गया है। हम्म। तो अगर आपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी कमरा बनाने लग गया, तो आपने, क्योंकि वो शनि का प्रतीक होते हैं, तो आपने शनि की एनर्जी अपने घर में बैठा रखी है। और खुदा ना खास्ता शनि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपने अपनी कुंडली में, अगर आपके लिए शनि अच्छा नहीं है और शनि आपने घर में बैठाया हुआ है ऐसे एनर्जी को, तो वो आपको तंग करेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जाके एक हाई राइज बिल्डिंग में मकान ले लिया, बोला नहीं मुझे तो 3 बेडरूम भी चाहिए प्लस साथ में सर्वेंट क्वार्टर भी चाहिए। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो सर्वेंट क्वार्टर आपको तंग करेगा, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई आगे रहने लग जाए। अगर सर्वेंट भी आपने रखा है या डोमेस्टिक हेल्प रखा है तो वो आपको तंग करेगा। तो इसलिए ये पहचानना जरूरी है कि आप शनि का घर क्या क्या, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो शनि के घर को दिखाते हैं। ठीक है। फिर जब आप किसी से मिलने जाते हैं, अगर वो व्यक्ति धीरे धीरे बात करता है, बहुत से लोग होते हैं बहुत धीरे बात करते हैं, तो वो एक शनि की प्रेजेंस है
कि ये आदमी धीरे बोल रहा है, तो इनकी कुंडली में या इनके घर में जो है शनि का प्रभाव है, इस आदमी पे शनि का प्रभाव है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं, आप किसी घर में जाएंगे तो जो शनि के प्रभाव के घर में रहते हैं वो लोग दूसरों की सेवा करते हैं। कई बार वो फैक्ट्रियों में काम करते हुए मिलेंगे आपको, एनजीओज में आपको काम करते हुए मिलेंगे। जो लोग एनजीओज में काम करते हैं उनमें आपको दिखेगा कि उसमें शनि का प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि उनमें दूसरों के लिए सेवा करने का भाव बहुत होता है। तो शनि उसका प्रतीक है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि एनजीओ में काम कर रहे हैं। और फिर वही जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर हुआ, तो चूंकि शनि है तो लोहे से रिलेटेड या स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड। तो अगर आप उसको फिर D4 में मैप करोगे चौथे घर में, तो आप बोलोगे कि मेरे घर का जो एनवायरनमेंट है, साज सज्जा है या डेकोरेशन है या मेरा फर्नीचर है लिविंग रूम में, उसमें मैक्सिमम जो सामान है वो आयरन मेड है। और उसको ऑफिस में ले जाओ, D10 के अंदर 4th हाउस में सैटर्न देखा, तो आप बोलोगे आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे लोहे का सामान बहुत ज्यादा है, या आपके घर के पास, ऑफिस के पास फैक्ट्री है, या जी। आपके यहाँ लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, अंधेरा ज्यादा रहता है, आपके ऑफिस में डार्कनेस ज्यादा है, या आपके ऑफिस की जो वॉल कलर हैं वो ऐसी हैं कि जो डार्क हैं, नीली हो गई, काली हो गई, ऐसे जो शनि से रिलेटेड है। तो ये D10 के 4th हाउस से आपने कुंडली देखी तो आप उनके एनवायरनमेंट को मैप कर सकते हो, आप उनके घर को मैप कर सकते हो। तो अब ये बोलना कि भाई एस्ट्रो वास्तु नई चीज है, नया कुछ नहीं है, ये पहले से अवेलेबल है, बस ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं कि उसको यूज कैसे करना है। जी, बहुत सुंदर ठीक है। आपने बताया। हाँ। हाँ। एक और कर लेते हैं राहु का, क्योंकि राहु से सबको डर लगता है। तो राहु के घर की क्या पहचान है, जो सबसे इंडिया में मैंने देखा है, ये खासतौर पे होता है। खासतौर पे क्या होता है कि जो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, घर के आगे, घर के सराउंडिंग में आगे ना गड्ढा खोद देते हैं। बहुत से कुत्ते आप देखेंगे जाएंगे, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो घर के आगे आसपास जो है ना गड्ढा खोद देते हैं, वहां आगे बैठ जाते हैं। जिस भी घर के आगे डॉग ने गड्ढा खोदा होगा ना, उसमें राहु का प्रभाव दिखेगा आपको। ये खास पहचान है राहु के घर की। बहुत उसके घर के सुंदर। आस हाँ, उसके घर के आसपास आपको कूड़ादान मिलेगा, या उसके पड़ोस में आपको घर खाली मिलेगा, खंडर टाइप मिलेगा, या उसमें कोई रहता नहीं होगा, या पड़ोस में कोई ऐसा परिवार होगा जिनके कोई बच्चा नहीं होगा। अब अगर आप राहु को चौथे घर की लगन कुंडली में मिला लेंगी, अगर भाई राहु मेरे चौथे घर में मिला है, तो आप बोल सकते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए कि भाई चौथे घर में राहु है, तो आपके घर के आसपास कोई ऐसा परिवार रहता था जिनके बच्चा नहीं था, या जब आपका जन्म हुआ तो आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर था जहाँ पे खंडर था या वहां पे कोई रहता नहीं था। ये राहु चौथे की खास पहचान है, D1 के अंदर। ठीक है। फिर राहु की खास पहचान है कि घर में जब सीपेज आ जाती है, यानी जो सीलन आ जाती है, ये राहु की पहचान है कि घर में राहु अब एक्टिव हो गया। अब राहु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है आपका, भाई तीसरा है, छठा है, 10वां 11वें का राहु है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर नहीं है तो फिर आपको राहु तंग करेगा, तो फिर सी पे जाना बहुत खराब है। खासतौर से मैंने देखा है कि मैंने इंडिया में खासतौर से ज्यादा देखा है, इधर तो मैंने अपने इधर नहीं देखा, कि टैप जो है ना खुले रहते हैं, कई बार टैप बंद भी करो ना तब भी पानी टप टप करता रहता है। ये राहु की पहचान है कि घर में राहु एक्टिव हो गया है। वो जो पानी का टप टप कर रहा है, एक तो वो चंद्रमा खराब करता है, पानी वेस्ट हो रहा है, ऊपर से राहु और एक्टिव होता है। फिर और पहचान तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस करते ही हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पुराने जो होते हैं, खराब जो होते हैं, वो राहु में एक्टिवेट होता है। लेकिन जब आपके चलते चलते आइटम्स खराब होने लग जाएं, बल्ब फ्यूज होने लग जाएं, या फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कई बार लोगों के ना रेफ्रिजरेटर जो है घर में, वो आवाज करने लगता है। बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, ये आपको पहचाना है कि उस टाइम राहु एक्टिवेट हो रहा है। अब इसमें मेरे को किसी ने पहले एक बार किसी ने बताया था कि उसका एक सबसे अच्छी रेमेडी है कि, अच्छा इसमें एक और चीज और है, राहु जो होती है चौखट भी होती है, जो दरवाजा जिसको वुडन फ्रेम जो होता है, यानी जो घर का जो फ्रेम होता है वुडन हो या ना हो, जो घर की एंट्रेंस का फ्रेम होता है उसको भी राहु बोलते हैं। तो वो है। जी। तो ऐसे घरों की चौखट भी खराब होती है जब राहु एक्टिवेटेड होता है। तो आपने घर में किसी की एंट्रेंस देखा और देखा चौखट खराब है, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि इनका राहु जो है घर में खराब है, इनका राहु इनको खराब कर रहा है। ये खास पहचान है राहु की, सीपेज की और चौखट की। अब इसको आप फिर से वही लगन कुंडली से D4 में ले जाइए चौथे घर में। ठीक है। अच्छा, ऑफिस के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने इसमें फोटो लगाई कि जो सर्वर रूम होता है जहाँ पे काफी सारे सर्वर्स होते हैं ना, तो उसकी तारें जो है ना ऐसी उल्टी सीधी लगी होती हैं, टोटली अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। जैसे एक और खास पहचान है कि मतलब ये थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं, पर जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर है जिसका किसी का राहु राहु होता है न्यूमरोलॉजी में, तो आप खास तौर से उनको बता सकते हो कि उनकी जो वार्डरोब है ना हमेशा अनऑर्गेनाइज रहती है, वो सामान ऐसे डंप करके भर देते हैं अपनी वार्डरोब में राहु के एब्सोल्युटली, साथ। ये तो मैंने ऐसी देखा है।
ऐसी ऑफिस में होगा ना जब राहु चौथे घर में D10 में बैठा होगा, तो उनका जो डेस्क होगा वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होगा, या उनका जो सर्वर रूम होगा उसमें तारे उल्टी सीधी तरीके से पड़ी होंगी, टोटली अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो, देखो D10 में 4 बैठा, आपका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। 4th में बैठा तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, फाउल स्मेल आती है लोगों के घर में से। अच्छा, लोगों की भाषा बहुत गंदी होती है, गाली गलौज बहुत करते हैं ऐसे लोग। चौथे घर का राहु जो लेके बैठता है D1 में भी और D4 में भी, वो लोग गाली गलौज बहुत करते हैं, मतलब उनकी फाउल लैंग्वेज बहुत होती है। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट आपने बताया। इस पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यदि हमको अपना राहु सही करना है, राहु यदि नहीं भी एक्टिव है, अब जैसे विशाल जी ने बोला, तो सबसे पहले मैं नजर यही दौड़ा रही हूँ कि मेरे ऑफिस में कहाँ क्या चीज सही है क्या नहीं है। तो सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यदि हम चाहते हैं कि हमारा ऑफिस सुसज्जित रहे और राहु, नेगेटिव राहु बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास का वातावरण नहीं आता, आसपास के वातावरण में बहुत ज्यादा धूल, गंदगी, या जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर है, उसको देखें और उसको समझें और फिर उसको ठीक करें, तो हमारा राहु भी सही काम कर सकता है। तो एक दो चीजें जो हम मतलब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके जो रेमेडी बताते हैं राहु के लिए, आप भी शायद बताती हैं अपनी कंसल्टेशंस में, कि संध्या काल के समय में अपने घर में रोशनी जरूर करिए। जी। संध्या काल के समय पे, यानी शाम से 6 से 10 बजे का जो समय है, 7 से 10 बजे का समय लोग सोचते हैं बिजली बचाने के लिए, उस समय में घर के हर हिस्से में जो है आप रोशनी जरूर करिए। स्टोर रूम भी होगा ना, वहां पे जाके जरूर रोशनी करिए। एक तो ये एक अच्छी सी रेमेडी है कि भाई आप करिए। बाकी वैसे राहु जो है वो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर रहता है वास्तु के अंदर, यानी अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट को आप ठीक करिए। और अगर अर्थ एलिमेंट चूंकि कंट्रोल एयर एलिमेंट से होता है, तो आप अपना एयर एलिमेंट भी ठीक करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिए। और एक जो रेमेडी जो बताते हैं कि आप कपूर जो होता है, जो कपूर कैम्फर होता है, आप कैम्फर को यूज कर सकते हैं घर में, कोनों में घर के चारों कोनों में डाल दीजिए, कमरों के कोनों में डाल दीजिए, वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। दरवाजों की चौखट पे रख सकते हैं। बस कपूर के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्फ्लेमेबल होता है, तो वो जल ना जाए, तो वो ख्याल रखिए। और दूसरा, जो चूंकि राहु चूंकि सर्प है, तो आप दरवाजे के ऊपर जो है अपने राइट और लेफ्ट साइड में जो दरवाजे हैं उस पर आप चंदन की अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि चंदन के ऊपर सर्प जो है हमेशा वास करते हैं, पर वो शांत रहते हैं। चंदन के पेड़ पे रहते, चंदन के पेड़ पे ही हैं, पर वो शांत रहते हैं। तो उससे आप राहु की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक रेमेडी है, लेकिन अगर जैसे सीपेज हो रही है तो फिर आपको ठीक करना जरूरी है घर में। जी, बहुत ये सब सुंदर। बताने का ये सब बताने का आपको इसीलिए था कि आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सब इंटरलिंक्ड हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर आप घर में घुसने से पहले ही या घर में घुस के ही आप बता सकते हैं लोगों से बात करने से पहले कि देखिए आपके यहाँ राहु की एनर्जी तो बहुत एक्टिव हो रही है, तो इसको टैकल करना जरूरी है, ऐसा। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर, मतलब एक नजर में हमें किस तरह से क्या चीज मालूम पड़ती है, उसके बाद आगे तो विश्लेषण करता ही है व्यक्ति, लेकिन करेक्ट। उन चीजों को यदि हम ध्यान में रखते हैं और हमको खुद को भी समझ में आती है, तो हम भी रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है लाइफ में, जगह को सुसज्जित करना है, मतलब आप उसको ठीक ठाक करके रख लीजिए, सामान बिखरावा ना हो। जैसे विशाल जी ने बोला कि चंदन की बत्ती से, अगरबत्ती से आप अपने डोर्स को भी धूप दे सकते हैं, कपूर लगा सकते हैं, छोटी छोटी बातें। लेकिन जैसे राहु और शांत होता है, शनि को भी यदि हम शांत करना चाहें तो हम डार्क कॉर्नर्स में लाइट लगा सकते हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। जुपिटर को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो अब बहुत ज्यादा फैलाव हो जाएगा, काम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई उपाय है। ऐसी सारी चीजें करने से हमें बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन जो है वो एक दिशा में आता है और एक बैलेंस में रहता है, जिसके कारण हम भी खुश रहते हैं। विशाल जी, बहुत सुंदर आपकी ये जो आपका बताने का ढंग, और प्रश्न वाला तो बहुत ही अच्छा और सुंदर पॉइंट था जो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच विशाल जी फॉर योर। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।